प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं अपनी सोशियोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। और आज की हमारी जो क्लास है वो बीए पार्ट थर्ड के लिए है। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। ये आप बीए पार्ट थर्ड का जो आपका पेपर है सोशियोलॉजिकल थॉट, उसमें आप सोशल थिंकर्स को पढ़ते हैं। और उसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक प्रमुख थिंकर है आपके, जैसा आप जानते हैं, कार्ल मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, कार्ल मार्क्स ने अपने विचार है वो क्लास और क्लास स्ट्रगल पर दिए हैं, वर्क एंड वर्क संघर्ष पर। तो आज हम पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्लास का मीनिंग क्या है, अर्थात वर्ग से हम क्या समझते हैं, वर्ग का अर्थ क्या है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अरिस्टोटल ने कहा है, अरिस्टोटल कहते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल, मानव एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं पता है आपको? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मैन इज ए क्लास एनिमल। इसका मतलब ये हुआ कि मैन या मनुष्य है वो कभी ना कभी अपनी लाइफ टाइम में किसी न किसी क्लास को बिलोंग करता है, किसी न किसी वह क्लास से जुड़ा हुआ होता है। हिंदी में कहेंगे तो मनुष्य एक वर्ग प्राणी है, अर्थात हम किसी न किसी वर्ग के सदस्य होते हैं। अब हम ये देखते हैं बच्चों कि वर्ग होता क्या है। तो देखिए, जैसा आपने बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, एक आपकी टॉपिक था, उस टॉपिक का नाम क्या था? सोशल स्टेटस। तो सोशल स्टेटस है या सामाजिक परिस्थिति जिसे कहें, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है अचीव्ड अर्थात अर्जित, और दूसरी होती है प्रदत्त या फिर जिसे हम कहें एस्क्राइब्ड इंग्लिश में। तो वर्ग है वो किस प्रकार का आपका स्टेटस है? वो अचीव्ड है, क्योंकि आपने उसे हासिल किया है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मनुष्य है वो कहीं ना कहीं एक वर्ग प्राणी है, और वर्ग है वो एक स्ट्रैटिफिकेशन का, सामाजिक स्त्रीकरण का एक खुला स्वरूप है। बच्चों, सामाजिक स्त्रीकरण का मतलब होता है, जैसे हमने पहली क्लासेस में देखा था कि हमारा समाज है ना वो कुछ स्तरों में बटा हुआ है, ऊंचे नीचे स्तरों में बटा हुआ है। तो इसी प्रकार से वर्ग है वह सामाजिक स्त्रीकरण का एक खुला स्वरूप है, एक ओपन सिस्टम है। इसका नेचर कैसा है? ओपन है, अर्थात आपको वर्ग की सदस्यता मिल सकती है, ओपन है। आप अपनी प्रयासों से, मेहनत से, उपलब्धियों से एक क्लास से दूसरी क्लास में आप आ जा सकते हैं। तो अब हम वर्ग के विषय में देखिए, साधारण शब्दों में कहें तो वर्ग का तात्पर्य है व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति एक जैसी हो, जिसकी जीवन शैली एक जैसी हो, और जिसमें अपने वर्ग के विषय में एक चेतना पाई जाती हो, क्लास कॉन्शियसनेस जिसमें हो, जिसे ये मालूम हो कि मैं इस क्लास को बिलोंग करता हूँ, और उस क्लास के प्रति एक हम की भावना हो, जिसमें उसके हितों के प्रति वो चेतन हो, अपनी क्लास के हितों के प्रति। तो अब हम देख लेते हैं कुछ सोशियोलॉजिस्ट की डेफिनेशन क्या है क्लास की। तो ऑगमान एंड नीमकोफ कहते हैं कि एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जिसकी दिए हुए समाज में आवश्यक रूप से समान सामाजिक परिस्थिति होती है, अर्थात उनका सोशल स्टेटस है वो समाज में एक जैसा होता है। समाज के लोग उन्हें एक जैसे देखते हैं कि ये लोग एक एक विशेष वर्ग के हैं, और इनकी सामाजिक स्थिति या इनको जो सम्मान मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो एक ही प्रकार की है। इसी प्रकार से सोशियोलॉजिस्ट मैकइवर एंड पेस कहते हैं कि एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर शेष भाग से अलग किया जा सकता है। अर्थात वर्ग ऐसे लोगों का समूह है जिनकी सामान्य जीवन शैली है, जो एक जैसा जीवन जीते हैं, जिनके हित एक जैसे हैं, और जिनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति एक जैसी है, और उन्हें हम शेष समाज से अलग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि किसानों का वर्ग, उदाहरण गाँव में आप किसान वर्ग को ले लीजिए। तो किसान वर्ग की समस्याएं हैं या उनके हित हैं या उनकी जीवन शैली है, वो आप बाकी लोगों से आप उसे अलग पाते हैं। किनसे तुलना कर सकते हैं? किसानों की तुलना आप नगर में रहने वाले मध्यम वर्ग से कर सकते हैं, या फिर प्रोफेशनल क्लास से कर सकते हैं। व्यवसाय की जो एक व्यवसाय में लगे हुए लोगों का एक वर्ग होता है, आप उससे तुलना कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स की वर्ग से तुलना
तुलना कीजिए आप किसानों की, तो आप पाएंगे दोनों की जीवन शैली अलग है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्ग ऐसे लोगों का समूह है जिनकी समान सामाजिक आर्थिक परिस्थिति होती है और जिनके हित एक जैसे होते हैं और कहीं ना कहीं उनमें स्वयं के वर्ग के प्रति एक चेतना पाई जाती है। अब हम वर्ग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, मतलब वर्ग की विशेषताएं क्या क्या है। वर्ग की विशेषताएं समझने पर आपको एक समझ में आ जाएगा कि वर्ग की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है, और आप एग्जामिनेशन में अच्छे से लिख सकते हैं डिफाइन करके, आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हुए, और अपने आपकी जो समझ है वो आप एग्जामिनर को बता सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली विशेषता ये है कि वर्ग में क्या होता है, एक हायरार्की पाई जाती है, डेफिनाइट हायरार्की, अर्थात ऊंच नीच का स्तर पाया जाता है। जैसे कार्ल मार्क्स ने वर्गों का जो अपना विचार प्रस्तुत किए हैं या वर्गों का जो विश्लेषण किया है वो उन्होंने 3 दृष्टिकोणों से किया है, और उनमें से एक दृष्टिकोण आर्थिक दृष्टिकोण है। तो हायरार्की की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, इनकम के आधार पे हाई इनकम ग्रुप, या जिसे हम कहें कि अपर क्लास, है ना। फिर आप इसे कहें ये अपर क्लास हो गया आपका, जिसे कहें कि उच्च आय वर्ग। फिर उसके नीचे क्या होता है, मिडिल इनकम ग्रुप, और फिर लो इनकम ग्रुप, ये सबसे नीचे रह गया लो इनकम ग्रुप। तो हम देखते हैं कि वर्गों में क्या होता है कि हायरार्की होती है। ऐसे आप प्रोफेशनल क्लास को देख लीजिए, तो एक पियोन की स्थिति कहाँ होगी, और मान लीजिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो प्रिंसिपल कहाँ होगा, बाकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनका पोजीशन क्या होगा, और एक पियोन के सपोर्टिंग स्टाफ की क्या होगी। आप स्वयं सोचिए कि हायरार्की में सबसे ऊंची स्थिति किसकी है ना। इसी प्रकार से ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो परिवार में सबसे ऊंची स्थिति किसकी होती है, भारतीय परिवारों में जॉइंट फैमिली में, तो हम देखते हैं कि एल्डरली मेल मेंबर की, मतलब जो घर में पुरुष है जिसकी आयु सबसे अधिक है उसकी परिस्थिति ऊंची होती है। मतलब ये उदाहरण के लिए समझा रही हूँ मैं आपको, लेकिन कार्ल मार्क्स ने तो वर्गों का आधार है वो आर्थिक बताया है। वो कहते हैं कि समाज में उत्पादन के साधन और उत्पादन के जो शक्तियां हैं और उत्पादन के जो संबंध है उनपे जिनका अधिकार होता है वो उनका उच्च स्थान होता है समाज में उस वर्ग का, और जो इनसे वंचित होते हैं उनकी स्थिति समाज में निम्न होती है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी हायरार्की। फिर दूसरा देखिए क्लास कॉन्शियसनेस, जैसा हमने बात की कि आप जिस वर्ग के हैं आपको ये चेतना होनी चाहिए कि आप किस वर्ग के हैं। जैसे आप मिडिल क्लास हैं तो मिडिल क्लास को अपने हितों के प्रति एक चेतना होनी चाहिए कि हमारी ये समस्याएं हैं, हम इस समूह से बिलोंग करते हैं। या फिर आप कैपिटलिस्ट क्लास की बात करें, अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो वो कहते हैं कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में 2 क्लासेस है, एक है कैपिटलिस्ट क्लास और दूसरी है मजदूर क्लास, मजदूर वर्ग जिसे हम कहें। तो मजदूर वर्ग के हित हैं वो एक जैसे हैं, इसलिए उनमें आपस में चेतना पाई जाती है स्वयं के हितों के प्रति। ऐसे उद्योगपति अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, अपना लाभ को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो उनमें अपने वर्ग के प्रति एक क्लास कॉन्शियसनेस पाई जाती है। फिर इक्वल स्टेटस, इसका मतलब है कि जो वर्ग होता है उसके सदस्यों का जो समाज में परिस्थिति होती है ना वो एक जैसी बराबर होती है। कैपिटलिस्ट क्लास है तो उनको उनकी लाइफ चांसेस, लाइफ अपॉर्चुनिटीज एक जैसी है। साधारण शब्दों में कहें तो बच्चों कि जितने भी उद्योगपति हैं उनका स्तर एक जैसा है ना, चाहे भारत में देखो टाटा है, बिरला है, डालमियास है, तो इनका समाज में एक जैसा स्तर है। फिर अगर मजदूरों की बात करें तो उनका समाज में उनकी भी इक्वल स्टेटस है, कैसी है, थोड़ी निम्न दर्जे की, उनको हम एक दृष्टिकोण से देखते हैं गरीब वर्ग। फिर आता है ओपननेस एंड शिफ्टिंग, इसका मतलब है कि वर्ग की सदस्यता है ना वो ओपन है और आप इसमें शामिल हो सकते हैं और इसे एग्जिट भी कर सकते हैं, निकल सकते हैं। जैसे आपने मेहनत किया, आप मजदूर थे कभी, लेकिन आपने बहुत मेहनत किया और आप उद्योगपति बन गए तो आपको उसकी सदस्यता मिल गई ना, किसकी मिली, उद्योगपति वर्ग की, है ना, अपर क्लास की आपको मिल गई। और शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि आप बदल भी सकते हैं, कोई उद्योगपति है लेकिन कालांतर में वो दिवालिया हो गए तो उनकी स्थिति कैसी हो गई, समाज में लो इनकम में आ गए वो ना, तो उनकी नीची हो गई, मतलब आप स्थिति बदल सकते हैं अपनी। फिर है फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी, इसका मतलब है कि जिस भी वर्ग में है आपको उनके स्तर के अनुसार आप में उच्चता या हीनता की भावना होती है ना वर्गों में। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक बेस, ये कार्ल मार्क्स तो आधार समझते हैं इसे, आर्थिक स्थिति को,
तो वर्गों का निर्धारण होता है ना, वो आर्थिक संसाधनों पर अधिकार को लेकर ही होता है। अगर आपका आर्थिक संसाधनों पर अधिकार है तो उसको कार्ल मार्क्स अपनी भाषा में क्या कहते हैं, एक्सप्लॉइटर क्लास। और जो आर्थिक संसाधनों से वंचित है उनको वो कहते हैं एक्सप्लॉइटी क्लास। फिर है स्टेबल क्वालिटीज। इसका अर्थ है स्टूडेंट्स कि जो वर्ग है या क्लास है वो कहीं ना कहीं स्टेबल है। ऐसे नहीं है कि 5 दिन आप इंडस्ट्रियल मतलब आप कैपिटलिस्ट क्लास में शामिल हो गए, 5 दिन बाद ही आप किसमें शामिल हो गए, लेबर क्लास में। ऐसा नहीं होता। आप स्टेबल मतलब एक लंबे समय तक रहते हैं, स्थिरता होती है क्लास में। जैसे पूंजीपति किसान होते हैं या लैंड ऑनर्स होते हैं, तो वो ऑनर्स ही काफी समय के लिए, अलग बात है कि एक समय बीतने के बाद उनकी स्थिति बदल भी सकती है। तो स्टेबल होते हैं वर्ग कहीं ना कहीं। फिर ये अचीव्ड है, हमने बात किया ही था, ये स्ट्राइप स्टेटस नहीं है, प्रदत्त नहीं है आपको वर्ग की स्थिति, आप प्राप्त कर सकते हैं इसे। जैसे हम इन जनरल बात कर रहे हैं, कार्ल मार्क्स के विचारों की भी हम बात करेंगे एक्सक्लूसिवली। उदाहरण के लिए जैसे आप अभी स्टूडेंट वर्ग में आप शामिल है, विद्यार्थी वर्ग में, लेकिन आप मेहनत करके अच्छी ग्रेड्स लाकर आप इसमें एक प्रोफेशनल वर्ग में आप शामिल हो सकते हैं। आप इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। मतलब यह है कि अचीव्ड है, आप अपनी वर्ग की परिस्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। फिर है बच्चों कॉमन मोड ऑफ लाइफ। इसका मतलब है कि एक वर्ग के लोगों की जीवन शैली एक जैसी होती है। जैसे डॉक्टर्स की जीवन शैली एक जैसी है, या उद्योगपतियों की समस्याएं एक जैसी है, या वो एक जैसी मतलब खान पान, रहन सहन या फिर सुख सुविधाएं उनकी एक जैसी होती है। मतलब कॉमन मोड ऑफ लाइफ होता है। प्रोफेसर्स की बात करें तो उनकी एक अलग वे ऑफ लाइफ है, या स्टूडेंट्स की बात करें तो कॉमन मोड ऑफ लाइफ है। स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट एक वर्ग है उसकी क्या समस्याएं हैं, उनमें अपने अधिकारों को लेकर क्या चेतना है, तो एक अलग चीज हुई ना। इसलिए जब स्टूडेंट, देखो आपको समझने के लिए जरूरी है, जब भी छात्र संघ चुनाव होते हैं तो आपके जो छात्र नेता होते हैं तो उन्हीं समस्याओं को लेकर आप में एक चेतना जागृत करते हैं, है ना, और फिर उसके बेसिस पे आपसे वो वोट मांगते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कॉमन मोड ऑफ लाइफ होता है वर्क का। फिर देखिए बच्चों, हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के क्लासेस की इंटरप्रिटेशन की या विश्लेषण की। तो कार्ल मार्क्स ने वर्गों का जो विश्लेषण है वो 3 आधार पर किया है। पहला है आपका ऐतिहासिक, या जिसे हम अंग्रेजी में कहें हिस्टोरिकल। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मानव का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वो कहते हैं कि मानव इतिहास में, ह्यूमन हिस्ट्री में हमेशा 2 क्लासेस रही है। मानव हिस्ट्री का निर्माण है वो किससे हुआ है, क्लास स्ट्रगल से हुआ है। और हर एक समय में क्लासेस रही है। जैसे वो मानव, हमारा जो मानव समाज है उसके इतिहास को भी तो अलग अलग चरणों में बांटते हैं ना। उन्होंने अपना सिद्धांत दिया है सोसाइटी की डेवलपमेंट का। तो फर्स्ट फेज वो क्या बताते हैं सोसाइटी की डेवलपमेंट की, फर्स्ट वो बताते हैं आदिम साम्यवाद। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से कि आदिम साम्यवाद एक ऐसा समाज था जिसमें कि वर्ग विहीन था, उसमें वर्ग नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो भी उत्पादन के साधन थे, जमीन है ना, जंगल, उन पर पूरी कम्युनिटी का, पूरे समुदाय का अधिकार था। प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी उस समय। फिर वो कहते हैं कि जैसे प्राइवेट ओनरशिप आई, कुछ लोगों ने जमीनों पर, जंगल पर या पशुओं पर, पशु शक्ति महत्वपूर्ण होती थी पुराने जमाने में, अधिकार कर लिया। तो फिर कैसी व्यवस्था आई उसके आगे, वो कहते हैं कि दास प्रथा आई। दास प्रथा में क्या हुआ, कुछ लोग तो स्वामी बन गए अर्थात मास्टर बन गए, और कुछ लोगों को उन्होंने अपना दास बना लिया। अब स्वामी थे, उनका जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन है, उत्पादन की शक्तियां हैं, उन पर अधिकार था। और जो दास थे वो इससे वंचित थे। तो उनका जो स्वामी थे उनकी जीवन शैली एक जैसी थी और वो अच्छी, मतलब उच्च थी वो दास वर्ग से। फिर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जैसे प्राइवेट ओनरशिप आई, दास प्रथा में कुछ कमियां आई, और उन कमियों के खिलाफ फिर एक व्यवस्था आई सामने इसकी कमियों को दूर करते हुए, उसको उन्होंने कहा सामंतवाद। जैसे हमारे भारत में भी सामंतवाद था, ऐसे यूरोप में भी था, इंस्टेट सिस्टम जिसे कहें। तो वहां पर कुछ लोग तो भूमि, बहुत बड़ी बड़ी भूमि के मतलब मालिक थे, बहुत बड़ी बड़ी जमीनों के स्टेट से उनके पास, और दूसरे लोग छोटे किसान थे। छोटे किसान अपने श्रम से खेती करते थे, लेकिन जो वो खेती करते उससे जो भी खेती में उत्पादन होता, जो भी प्रॉफिट होता, जो भी सरप्लस उत्पादन होता, उसको ये जो बड़े किसान थे या वो लैंडलॉर्ड्स थे,
वो ले लेते थे। तो इनका जीवन ऊंचा हो गया। ये एक्सप्लॉइटर क्लास में शामिल हो गए कार्ल मार्क्स के अनुसार। और जो भूमिहीन किसान है, वो कृषक है, वो क्या हो गए? एक्सप्लॉइटी, मतलब जो भूमि के मालिक हैं वो खेत में श्रम करने वालों का शोषण करते थे। तो इस तरह दो क्लासेस हो गई। फिर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इस व्यवस्था में भी कई खामियां आई और इस व्यवस्था को भी पलट दिया गया। चेतना आई किसानों में, भूमिहीन किसानों में, मजदूरों में चेतना आई। तो अब एक नवीन व्यवस्था आ गई और उस नवीन व्यवस्था का नाम था पूंजीवाद। तो देखिए स्टूडेंट्स, पूंजीवाद का कारण कई थे। जैसे आपने पढ़ा होगा, अपने स्कूल डेज में ही आप लोग पढ़ते हैं ये सब चीजें, कि साइंस का विकास हुआ, डेवलपमेंट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, नई मशीनों का आविष्कार हुआ। तो इसे पूंजीवादी एक व्यवस्था आई। और पूंजीवाद में कौन से दो वर्ग थे? पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग था, उसका उत्पादन के साधनों मतलब फैक्ट्रियों पर अधिकार था, फैक्ट्रियों में उत्पादित होने वाली वस्तुओं पर अधिकार था। और जो श्रमिक वर्ग है वो इससे वंचित था। तो इस प्रकार से ये दो क्लासेस हुई। तो ये हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन किया उन्होंने कि इतिहास में हमेशा से दो क्लासेस रही है। फिर ये इसका मनोवैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन भी करते हैं, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल। लेकिन पहले हम इकोनॉमिक देख लेते हैं। इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया है आर्थिक और आर्थिक दृष्टि से। वो कहते हैं कि समाज में हमेशा दो वर्ग रहे। एक वर्ग का आर्थिक संसाधनों पर अधिकार होता है और दूसरा इससे वंचित होता है, उसको अधिकार नहीं होता है। तो आर्थिक आधार पर ही उन्होंने वर्गों का आधार ही आर्थिक बताया है कार्ल मार्क्स ने। और तीसरा जो उनका परिप्रेक्ष्य है, पर्सपेक्टिव है, वो कैसा है? वो है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब हुआ कि मनोवैज्ञानिक। और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वो कहते हैं कि वर्गों में चेतना होती है अपने हितों को लेकर, और उनमें एक बिलोंगिंगनेस भी होती है अपने ग्रुप से, अपने क्लास से संबंधित। इस तरह से तीन तरह से उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो कार्ल मार्क्स ने अपने विचार दिए ना वर्ग के, वो उन्होंने अपनी कृति दास कैपिटल में दिए। उसके तीसरे खंड के अंतिम अध्याय में उन्होंने सामाजिक वर्ग की बात की है। और फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वो कहते हैं कि अब तक का मानव का इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अर्थात दो वर्गों में हमेशा संघर्ष होते रहे हैं और इसे नए इतिहास का निर्माण होता रहा है। और वर्गों का आधार उन्होंने आर्थिक बताया है। और आर्थिक आधार पर एक तो एक्सप्लॉइटर क्लास होता है और दूसरा एक्सप्लॉइटी क्लास है। फिर कार्ल मार्क्स ने अपनी एक बुक है उनकी, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन जर्मनी, उसमें उन्होंने वर्गों के कुछ प्रकार बताए हैं जिनको मैं रीड आउट कर रही हूँ। उन्होंने बताए फ्यूडल नोबिलिटी, अर्थात जो फ्यूडल नोबिलिटी में वो लोग शामिल हुए जिनका बड़ी बड़ी जमीनों पर अधिकार था। कुलीन लोग जिन्हें कहें, कुलीन सामंत जिन्हें हम हिंदी में कहें। फिर वो कहते हैं बुर्गेस क्लास, फिर पेटी बुर्गेस क्लास, फिर अपर एंड मिडिल पीजेंट्री। पीजेंट्री जैसा आपको पता है कृषक को कहते हैं, तो उच्च और मध्यम कृषक। फिर फ्री लोअर पीजेंट्री, द स्लेव पीजेंट्री, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो ये उन्होंने कुछ मार्क्स की वर्गों के प्रकार बताए। तो वर्ग वो कहते हैं कि वर्ग दो हैं और उनमें फिर संघर्ष होता है। तो क्लास स्ट्रगल की बात हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू।